अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान वजिया असफर। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं आज कौमी असम्बली में होने वाले इजलास से मुतालिक, और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेज़बान हैं पीटीआई के काउंसलर ज़ीशान फारूकी साहब और हमारे चैनल के और सीनियर तज्ज़िया निगार इफ्तिखार सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज आईने पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल हो गए। कौमी असम्बली में इससे रिलेटेड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस तकरीब में मुस्तकबिल के आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस को मदऊ किया गया। लेकिन सिर्फ मुस्तकबिल के आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शिरकत की और वहां सियासी तकारीर हुई और आइन पाकिस्तान से मुतालिक कोई भी बात नहीं की गई। इससे मुतालिक हम आपसे पूछेंगे कि क्या वहां पे हुआ। तो आप हमें ज़ीशान फारूकी साहब क्या बताएंगे कि आज कौमी असम्बली में क्या जो है वो हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में बुलाया और इस प्रोग्राम की तवज्जो से आज की जो इजलास जो हुआ कौमी असम्बली का, उसमें देखें बेसिकली जो इनका बुनियादी नुकता था वो आईने पाकिस्तान का तकद्दुस और आईने पाकिस्तान के हवाले से जो मुल्क में आगे कैसे आइन की तौकीर होनी है, आइन किस तरह आगे चलना है, मौजू ये था। तकरीब का इनेकाद किया गया 50 साल आइन की तामील के बाद। 50 साल हो चुके हमारे आईने पाकिस्तान को बने हुए 73 से लेकर 2023 में हम मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस तकरीब के अंदर कोई किसी किस्म की आइन के ऊपर कोई बात नहीं हुई, जबकि आइन की धज्जियां उड़ाने वाले लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने अभी रिसेंटली 90 दिन में इलेक्शन आइन क्लियर बिल्कुल स्टेट आइन है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि कोई भी असम्बली डिसॉल्व होती है उसने 90 दिन में इलेक्शन करने हैं। तो उसकी जो है क्लियरली वायलेशन की हुई है, आइन को तोड़ा हुआ है और इवन तोड़ने के बाद उस पर बजिद हुए हैं कि हम उसको मानेंगे ही नहीं। इसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी आज से ठीक 1 साल पहले, सो मोटो एक्शन लिया और जो ना हुकूमत पाकिस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साहब इमरान खान, उनकी जो ना असम्बली को डिसॉल्व किया, जबकि रात के 12 बजे ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की 73-75 साल तारीख में कि रात के 12 बजे अदालतें खुली हों। लेकिन अदालतें खोली गई, अदालतें खोल के सो मोटो एक्शन के जरिए एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। अब वही चीफ जस्टिस दोबारा सो मोटो एक्शन ले रहा है किस बात के ऊपर कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। उसके ऊपर ये लोग जो है ना बजिद है कि हम पैसे नहीं दे रहे, कुछ सेक्रेटरीज कह रहे हैं कि हम जो ना वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कोई कह रहा है कि हमारे पास अमला नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आइन से भाग रहे हैं, आइन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। और आज की तकरीब में मैं समझता हूँ कि जो आने वाले चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, उनको बिल्कुल शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप ये देखें कि इसके अलावा जो मोतबर दूसरे चीफ जस्टिस हैं इस वक्त पाकिस्तान के बाकी जो चीफ जस्टिस है उनके ना आने की वजूहात क्या है? देखिए यही तो आपको बताओ कि सबको इन्होंने दावत दी, सबको मदद किया, लेकिन वो सब समझते थे कि ये एक तकरीब जो है सिर्फ सियासी होनी है, इसमें कोई आइन की बात नहीं, वो सब समझते थे। लेकिन सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब ने शिरकत करके बाइस्ड होने का सबूत दिया। अब आने वाले मुस्तकबिल में चूंकि इन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा, अपनी तकरीर में ये उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया कि मुझे यहाँ पे मदऊ किया गया था आइन के तकद्दुस के हवाले से, लेकिन यहाँ पे सियासी तकरीरें हुई हैं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपने उसमें शिरकत तो कर ली ना, आपको अंदाजा होना चाहिए था कि आप एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं और आप आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो दो इसके क्या तासुर लेंगे? आपके एक तरफ जो है जरदारी जो है डकैत बैठा हुआ था, दूसरी तरफ शहबाज चोर बैठा हुआ है, पीछे आपके असेंबली में अता तारा जैसे लोग जिन्होंने आइन को की किताब पकड़ के जो ना गंदे गंदे इशारे किए। तो ऐसे लोगों के बीच में काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए थे। इवन ये देखें आप आज की इस तकरीब के अंदर काजी फाइज ईसा साहब की चेयर भी उन्होंने अलग नहीं रखी, जबकि एक सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अलग से डेकोरम देना चाहिए था, इज्जत देनी चाहिए थी। उनको उन चोरों के बीच में बिठा दिया गया जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो सबको पता है। इस वक्त पाकिस्तान में किसी को भी इस चीज से कोई दो राय नहीं है कि ये सब चोर हैं, इन्होंने चोरियां की नहीं है, और उनके बीच में काजी ईसा साहब बैठे हैं। अब आने वाले दिनों में कैसे ये चीफ जस्टिस जब बनेंगे तो लोग उंगलियां कैसे नहीं उठाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो सीनियर तज्ज़िया निगार इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि काजी चीफ जस्टिस जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के हैं फाइज साहब, वो उनका आज आना, शिरकत करना मुनासिब था या नहीं था? देखें, पिछले एक हफ्ते से जो हालात चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें साफ पता चल रहा है कि ये 22 जज हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कभी ऐसा नहीं होता कि चीफ जस्टिस जो है उसके खिलाफ उसी के मातहत जो हैं वो चले जाएं, और इन्होंने बाकायदा उनके खिलाफ जो है। और दूसरी बात ये कि
ये इनका जो मर्तबा है उसके हिसाब से इन्हें ऐसी जगहों पे जहाँ पे सियासी तकरारीर हो रही हो वहाँ पे जाना ही नहीं बनता, क्योंकि अब जब ये ऐसा सुनकर आएंगे तो इन्हीं लोगों के जब केसेस इनके पास लगेंगे तो ये मुझे बताइए क्या होगा, ये किस तरह इसका फैसला दे सकेंगे। बिल्कुल। या ये कि कल कोई इमरान खान का अगर कोई इनके सामने रखता है केस तो इमरान खान तो कह देंगे ये तो 22 जैसे, ये तो उनके साथ बैठे असेंबली के अंदर सुन रहे थे हमारे खिलाफ सारी बातें, मेरा तो कोई केस इनके सामने नहीं चलना चाहिए, वो ये कह के अपने आप बरी हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, इनका अपने तो जो वो था मनसब था उसके हिसाब से उन्हें उसका एहसास करना चाहिए था काजी फायजीसा साहब को, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज उनका एक केस जो था, जो उनके ऊपर जो इल्जामात थे वो ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने दिया था, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में जनाब जस्टिस बंदियाल साहब के पास लगा हुआ था, उन्होंने उसे चैम्बर में सुना और फैसला महफूज कर लिया था, और यकीन है कि वो इनको रिलीज दे देंगे, क्योंकि वो उस केस में कुछ था नहीं पहले। जो सही बात है वो सही है, हम कभी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि आइन 70 साल आज हो चुके आइन को बने हुए 50 साल। तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि जिस आइन के लिए आपने असेंबली में एक सेशन किया था उस आइन के मुतालिक तो आपने कुछ बात ही नहीं की, वहाँ से सियासी बातें हुई, बिल्कुल सियासी, और दूसरी बात है उस आइन की तौकीर के बजाय आपने उसकी तजलील की, उस आइन की। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिस आइन का आप ढकोसला कर रहे हैं, जिसको आपने बेस बना के वो किया, असल बात ये थी कि इसाक डार साहब जो है, इसाक डार साहब, उन्होंने तकरीर करके अपनी तमाम जो माशी हालात है वो बताए और अपनी कारकर्दगी बताई, सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता कि 2 दफा इलेक्शन कराए जल्दी जल्दी और इतने पैसे हम दे सके। तो असल में इन्हें जो था अब डर ये था, लेकिन ये कुछ भी कर ले, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये यहाँ से पास कराने या कहीं से भी पास कराने, लेकिन इनके ऊपर असल में जो पड़ेगा वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं जी। ऐसे इन करारदादों से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया हुआ था, कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर इनसे ही ताबे है, तो वो जब अगर कोई भी नहीं देगा, पैसे नहीं देगा या सिक्योरिटी नहीं देगा, तो इलेक्शन कमिश्नर जो रिपोर्ट वहां पेश करेगा वो यही करेगा कि इस हुकूमत ने 90 दिन के इलेक्शन की जो डिमांड है, आप अपने तर्जे से क्या समझते हैं कि ये सब जो चल रहा है ये कहाँ तक, किस दर्जे तक जो है वो सही है? देखें, बात ये है कि इलेक्शन 90 दिन वाला जो है वो आर्टिकल जो है उसके अंदर आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 90 से 91 दिन नहीं हो सकते। सही। लेकिन अब चूंकि इतने दिन उसमें लग गए थे, इस वजह से चीफ जस्टिस साहब ने दिन बढ़ा के उसको 13 दिन जो उसमें लग गए थे उनके, उसमें बढ़ा के दे दिया कि भाई इस वजह से हमने बढ़ाया, वरना 91 दिन नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि जिस दिन ये सब खत्म होगा, आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी खत्म हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि उसको फिर कैसे करेंगे? आप केयर टेकर गवर्नमेंट के 90 दिन जैसे खत्म होंगे उनका, तो कोई भी कहीं पे भी ऑर्डर जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो बहुत बड़े मसाइल हैं। और अब आज मेरा ख्याल है 11-12 बज रहे हैं, सुबह होने की देर है। आप देखिएगा कि मैं नहीं समझता कि जस्टिस बंदियाल साहब, अता बंदियाल साहब जो हैं वो किसी किस्म का इन्हें रिलीफ देंगे और कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बैठी हुई सारी जितनी भी वो हैं पार्टियां हैं, वो सब मिलके जो एक ही बात कह रही हैं कि जी इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया जाए। सही। एक तरफ ये कह रही हैं, दूसरी तरफ जरदारी साहब जो हैं वो खामोशी से इलेक्शन की सारी तैयारी कर रहे हैं। पूरे पंजाब में उन्होंने अपनी बहन को भेज के पहले से सारे वो कर लिए। उन्हें पता है कि मैदान खाली है, वाकई सियासत खेली जा रही है। हम कह सकते हैं कि अब सियासत खेली जा रही है। बिल्कुल यही बात है कि जरदारी साहब की सियासत को कोई नहीं पहुंच सकता। जरदारी साहब बहुत मंजे में, मैं पहले भी अपने सारे तज्जिए के प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि वो बहुत बड़े सियासतदान हैं। और वो इतने बड़े सियासतदान हैं कि वो जो है अच्छे को घुमा दें, वो हैं। अब वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा जो है वो नाअहल हो। बिल्कुल। वो कभी भी अपने बेटे का मुस्तकबिल खराब नहीं करेंगे, आर्टिकल 6 नहीं लगवाएंगे उसको। सब यहाँ पूछूंगी, सब अपने अपने फ्यूचर की दौड़ में, सब चाहते कोई हम नाअहल ना हो, वो नाअहल ना हो, या जैसे जरदारी साहब चाहते हैं कि उनका बेटा नाअहल ना हो। आप पाकिस्तान कहाँ, किस जहाने पे आप कहाँ देख रहे हैं? अफसोस की बात ये, कल मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। कल मैं एक देख रहा था, तो हमारे पास के इकोनॉमिस्ट है मलिक साहब, बहुत बड़े, उनकी पेशिंग गोइयां बेतहाशा जो हैं वो अब तक पूरी होती रही हैं। तो वो अपना बता रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज तक
जो है तकरीबन 2 लाख से ज्यादा उन्होंने हाथ देखे हैं और बड़े बड़े सियासतदानों के सबके। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात का वो होता है कि आज तक किसी बड़े से बड़े सियासतदान ने अपने मुस्तकबिल का पूछा, किसी ने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान का क्या होगा। यही जो मेरा आपने सवाल बात की ना, बिल्कुल तो मुझे एकदम से उनकी वो बात याद आ गई कि उन्होंने कहा, कहने लगे किसी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि पाकिस्तान का क्या होगा। सबको अपने फ्यूचर के बाद अब आप- पाकिस्तान जहाँ रहते हैं उस फ्यूचर का तो कहीं अब नहीं आप है। ही समझ लीजिए कि ये कितने मुखलिस है इस कौम से या इस मुल्क से। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अब जो एक बात मैं आपसे आखिर में अपनी बात खत्म करता हूँ तो कहता हुआ चलूं कि मुझे हमारे पास कौमी महाजिर मूवमेंट MQM के जनाब अयाज साहब बैठे हुए हैं। जी। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी इनकी पार्टी ने भी आधा तो सच उगल दिया है कि जी हमें तो जबरदस्ती भेजा गया था, हम नहीं जाना चाहते जी। तो अब इनका आगे का लाएमल क्या है और ये लोग क्या करना चाहते हैं इनसे। अब मैं तो समझता हूँ कि ये छोड़ देंगे और अगर यहाँ पे अगर आज बहरहाल पुरानी वाली अगर ये बस इतना कह दूंगा मैं कि पुरानी वाली अगर होती ना तो आज शायद ये दिन देखना ना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अयाज साहब से हम पूछेंगे कि अयाज साहब आपका इस बारे में क्या ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मुत्तहदा कौम पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, ये जमात बानियाने पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखती है और उनके फर्जंदान इस जमात को चला रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने इस पाकिस्तान के बनने में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे इस पाकिस्तान में कोई गलत काम हो और हम ही इस पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने इस पाकिस्तान को बनाया है और हम ही इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह बचाएंगे और इसको बचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक आइन के से मुतालिक जो आज तकरीर हुई हैं वो ठीक है, उन्होंने जिस हिसाब से वो रखा है और आइन पे कोई बात नहीं की, लेकिन मुत्तहदा कौम पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो हमारा कराची के हवाले से ख़ास तौर पे ये है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट काम हो वो होने चाहिए और हुकूमत में रहने ना रहने का ताल्लुक जो है वो हमारा ये है कि यहाँ काम हो तो हम हुकूमत में रहेंगे। हमारा जब खालिद मकबूल साहब इससे काबीना से अलहदा हुए थे और इमरान खान साहब की हुकूमत में हमारे 7 कारकुनों को जो है वो अगवा कर लिया गया था, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसकी वजह से उस दबाव में हमें लेके हमें दोबारा काबीना में शामिल किया गया। लिहाजा ये तरीक़ाकार जो है वो चेंज होना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो पंजाबी हो, पठान हो, सराइकी हो, महाजिर हो। लिहाजा यहाँ जो नफरतें पैदा की जा रही हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और कराची वालों को भी हक जो है वो दूसरे पाकिस्तानियों के बराबर मिलना चाहिए। फारूकी साहब, निशान साहब मुझे ये बताइए कि आप आने वाले इलेक्शन से आपकी जो पार्टी है उसने कहाँ तक तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है? देखिए, हमारी तो तैयारियों का तो आप इससे अंदाजा लगा लेना कि 13 पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त इलेक्शन से भाग रही हैं। इलेक्शन से भाग रही हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वजूद में आती है उसका बुनियादी काम होता है आवाम के पास जाके वोट लेना। अब ये 13 जमातें मिलके पीडीएम को जो गुलदस्ता है वो इलेक्शन से भाग रहा है, तो इसका मतलब आप खुद समझ जाए कि हमारी तैयारियां किधर है। हम तो इतने तैयार हैं कि इतने डरे हुए हम लोगों से। 13 जमातें, 100 कोल पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम तो खैर सिंध की एक सूबे की जमात है, तो ये बड़ी बड़ी जमातें जो है हमारे से डर के इलेक्शन में नहीं आ रही, अवाम के सामने फेस करने नहीं आ रही कि भाई अवाम के पास आए, अपना मौक़िफ़ लेकर आए कि आपने हमें हटाया था, आप खुद आए थे, आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अवाम खुद फैसला कर लेगी। तो ये तो हमसे वैसी बात, हम तैयारी किस चीज की करें। पीटीआई को उम्मीद है कि हम वापस आएंगे। देखिए, अगर इस मुल्क में आइन है, इस मुल्क में जमहूरियत है, इस मुल्क में अवामी राय का इजहार है, तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आने वाला है। क्योंकि आप गांव देहात के किसी सर्वे ले लें, आप सिंध के सर्वे ले लें, आप पंजाब के सर्वे ले लें, जितने भी सर्वे इस वक्त आ रहे हैं पूरे मुल्क से, केपी के से जो सर्वे आए, तब सब सर्वों के अंदर इमरान खान की मकबूलियत जो है इन तमाम जमातों की मकबूलियत मिला के भी उसके बराबर नहीं आ रही। इमरान खान की मकबूलियत 70%, 80%, 75% मकबूलियत है। तो पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान की एक कौमी जमात है, क्योंकि हमारा लीडर वो वाहिद लीडर है इस वक्त। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तकरीर उठा लें, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो मरियम हो, किसी के मुंह से आप ये लफ्ज सुनेंगे मेरे पाकिस्तानी हो।
क्योंकि वो पाकिस्तान को पाकिस्तान समझते ही नहीं है। एक हमारा ही लीडर ऐसा है इस वक्त मुल्क में जो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों की जंजीर है, तो अपनी तकरीर का आगाज जो है या का नाबुदू या का नस्तईन से करता है, और उसके बाद उसका अगला अल्फाज होता है मेरे पाकिस्तानी हो। तो वो कौमियत की बात तो करता ही नहीं है, कौमियत की सोच तो उसके अंदर है ही नहीं ना, क्योंकि वो एक पूरी पाकिस्तान का लीडर है। और इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा, ये कब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे? देखिए ना, आप ये 90 दिन के आइन से भाग रहे हैं, भाग जाए। अब अगले बजट भी ये पेश कर देंगे, जून में कर दें, उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन तो करवाने हैं। उसके बाद क्या, इस मुल्क में 2-2 शहर की नदियां बह जाएंगी। अभी ये बजट में जो है मजीद अवाम के ऊपर बोझ डालेंगे। इस वक्त आटे की लाइन के ऊपर जो है ना तकरीबन 35 से 40 लोग आटा लेते हुए मर गए। बिल्कुल। तो ये तो इनकी जो ना हालत है इस हुकूमत की। डॉलर जो है इस वक्त आपको पता है 272 रुपए से ऊपर क्रॉस कर चुका है, और हम जो पाकिस्तान से भगोड़ा एक लीडर है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि डॉलर 500 का होगा। तो कहने का मकसद ये कि ये बिल्कुल हार चुके हैं, इनको अपनी हार नजर आ रही है। ये अपनी हार के डर की वजह से इलेक्शन में नहीं जा और दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि इन सब चीजों के साथ जो कराची के हालात हैं, आप देखें टारगेट किलिंग, ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो गई है जिसके ऊपर फोकस नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी पार्टी आती है, वो इस चीज पे फोकस जरूर करे कि जो हालात कराची के हो चुके हैं इस टाइम पे, कि टारगेट किया जा रहा है, लोग घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। तो आप आए या कोई भी है, उस पार्टी को जो है ना इस चीज पर फोकस जरूर करना चाहिए। और इफ्तिखार साहब, जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या तज्जिया आप पेश करना चाहेंगे अपने कि इलेक्शन के बाद होने क्या वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं अभी जब मैंने अयाज भाई से बात की थी तो उन्होंने जो बात बताई उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस मामले में बिल्कुल पीटीआई वालों को ये मशवरा भी दूंगा, और मेरा तज्जिया भी ये है कि पिछले 3.5 साल के अंदर उन्होंने कराची वालों के साथ कोई वो नहीं किया। तो अब की मरतबा अगर ये ज़रा सा हाथ पकड़ेंगे तो ये वो लोग हैं जो गले लग जाते हैं। और ये हकीकत ये है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यही हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, यही बचाने के लिए सबसे आगे अपनी कुर्बानियाँ देते हैं। खून सबसे ज़्यादा बहाया है इसी कौम में। तो इस वजह से ये बात इनकी सही है। अब की मरतबा अगर ज़रा सा, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये तो सिर्फ 2 टांगों पे खड़ी हुई है। अगर आज एमक्यूएम वाले खालिद मकबूल से जिक्र ये कहते हैं कि जी हम आपके साथ नहीं हैं, तो इनकी वो चली गई। अब रह गई बात आपकी कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो अगर कल सुबह इन सब पे आर्टिकल 6 लग गई और ये सब फारिग हो गए और दोबारा से पूरी काबीना इनकी चली गई, तो फिर तो इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर होंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर इलेक्शन तो हर हाल में इन्हें कराने पड़ेंगे, इनके अच्छे भी कराएंगे। देखें, लतीफ़ खोसा इतना बड़ा लॉयर है और पीपल्स पार्टी का है, वो कहता है कि इनके पास कोई निजात है ही नहीं। और उन्होंने साफ कह दिया कि पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं है। वो असेंबली में भले तकरीरें करते रहे, लेकिन आप यकीन करें जब साइन करने का वक्त आया था तो सिर्फ 42 लोगों ने साइन किया, बाकी सब उठ के भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि डर गए सब कि अगर आर्टिकल 6 लगी तो हमारा तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। अब वो 42 भी कौन थे जो उन सीटों पे आती है ना कि जी वो हाँ, वो सीटें जो होती हैं उनके ऊपर जो लोग आते हैं वो लोग थे। तो इस वजह से बात ये है कि पीटीआई इलेक्शन से तो बिल्कुल नहीं, इलेक्शन में तो ये आएंगे। तो इन्होंने तो निशान साहब ने बड़ा कसे नफसी से काम लिया कि 2/3 मेरे हिसाब से तो ये स्वीप करेंगे। सही। इनका जो हालत है, जो अवाम का इनका तरफ रुझान है, वो स्वीप वाला रुझान है। इसीलिए तो देखे ना वो भाग गई मोहतरमा सही। उम्रा करने के लिए चली गई, क्योंकि अब तो वहीं पे जाके कुछ इनका हो तो हो। तो आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या हालात होने वाले? देखें, अगर ईमानदारी के साथ और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने रवैये को न वो किया तो फिर पीटीआई आएगी तो इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होने की उम्मीद है। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ भी दी है, क्योंकि इमरान खान के जो फॉरनर जो वो है ना दोस्त, वो बहुत मदद करने वाले दोस्त हैं। इमरान खान के ऊपर उन्हें ट्रस्ट है कि ये पैसे खाएगा नहीं। इन्हें तो पता है इन्हें जो भेजोगे ना ये सारा इनकी जेबों में चला जाएगा। पाकिस्तान आवाम के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ज़ीशान भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इफ्तिखार साहब आपका शुक्रिया। ज़ीशान भाई आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप, मैं और बहुत सारी आवाम जो है वो इलेक्शन के मुंतज़िर है, क्या होगा, कैसे होगा, पाकिस्तान के हालात बदलेंगे कि नहीं, हम सब इसी इंतजार में है। अपनी मेजबान वजिया असफर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह जल्द नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।